सुजीवनम के वृद्धावस्था की समझ और एक स्वस्थ, खुशनुमा, गरिमापूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की खोज के विषय पर लिखे गए ब्लॉग पर आधारित इस तीसरे वीडियो में आपका स्वागत है। इस तीसरे भाग में हम श्वसन, पाचन, मलनिकास तंत्रों और मुंह के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके बाद अब आते हैं हमारे जीवन में प्राणवायु का संचार करने वाले श्वसन तंत्र यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत, तरोताजा और जीवंत रखने वाले तरीकों पर। हमारे फेफड़े सांस के जरिए ऑक्सीजन लेकर और उससे निकली कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालकर हमारे शरीर की खाने को ऊर्जा में तब्दील करने की प्रक्रिया में बहुत बड़ा किरदार निभाते हैं। फेफड़ों के सही काम करने के लिए शुद्ध हवादार जगह में रहना सबसे पहली जरूरत है, क्योंकि साफ वातावरण का होना लंग्स की कार्यप्रणाली के लिए अपरिहार्य है। भोजन के मामले में विटामिन सी से भरपूर फल, ओमेगा 3 वाले पदार्थ जैसे अलसी के बीज और मछली के अलावा अदरक और हल्दी जैसे पदार्थ और पूरी तरह से हाइड्रेटेड रहना यानी पर्याप्त मात्रा में पानी पीना, ये सब श्वसन तंत्र यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत बनाने में मददगार होते हैं। जिन लोगों को बलगम अधिक होता है उन्हें दही और अधिक दूध पीने से बचना चाहिए। नाक और सांस की नलियों को खुला और साफ रखने के लिए जरूरत हो तो म्यूकिस यानी बलगम को साफ करने के लिए भाप लेना भी उपयोगी होता है। जहां तक व्यायाम का सवाल है, सांस के सिस्टम को मजबूती देने के लिए योग और प्राणायाम सबसे असरदार तरीकों में से एक है। ये बात न केवल शताब्दियों से चले आ रहे अनुभव से बल्कि आज के आधुनिक विज्ञान के शोधों से भी प्रमाणित हो चुकी है। इसी वजह से आजकल कई आधुनिक मेडिकल थेरेपीज में भी प्राणायाम या उससे मिलती जुलती क्रियाओं को शामिल किया जा रहा है। जिन 3 एक्सरसाइजेस के सेट्स का जिक्र हमने पहले किया है, उनमें कई प्रभावशाली प्राणायाम और अन्य क्रियाएं शामिल है जो फेफड़ों की क्षमता, ताकत और लचक को बढ़ाने में कारगर रहेंगी। ये आसन और क्रियाएं हमारे शरीर के मूलाकार यानी पोस्चर को सही करेंगी, जो सांसों पर नियंत्रण बनाने के लिए एक बुनियादी चीज है। प्राणायाम का विस्तृत खजाना सांस के रखरखाव के लिहाज से बहुत विविध और परिपूर्ण है। इसी वजह से भारतीय शास्त्रीय गायकों के लिए सही मार्गदर्शन में किया गया प्राणायाम का अभ्यास, ओंकार का उच्चारण और विभिन्न प्रकार से सांसों और आवाज का चालन और मूलबंध के सही उपयोग, ये सारी चीजें मिलके गायकों की आवाज, स्वरों की गुणवत्ता और सांस पर नियंत्रण को इतना मजबूत बना देता है जिससे उनकी गायन कला की उम्र बहुत लंबी हो जाती है। अक्सर ये देखा गया है कि गायक गायिकाओं की आवाज उम्र के साथ क्षीण होने लगती है। योग से वे अपनी स्वर साधना वृद्धावस्था में भी आराम से और प्रभावी तरीके से कर सकते हैं। श्वसन तंत्र के बाद अब हम शरीर की उस व्यवस्था की बात करते हैं जो हमारे शरीर को ऊर्जा देता है, खाने को पचा के शरीर के लिए आवश्यक तत्वों को अलग करता है, उन्हें सोखता यानी अब्जॉर्ब करता है ताकि हमारा शरीर उससे इस्तेमाल कर सके। वो है हमारा पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम और उससे जुड़ा मल निकास यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम। पाचन और मल निकास तंत्र यानी डाइजेस्टिव और एक्सक्रीटरी सिस्टम की क्षमता और तंदुरुस्ती के नुस्खों पे बात करने से पहले हमें इसके काम करने के तरीके को समझना होगा।
हमारा पाचन तंत्र भोजन को पचाकर शरीर के लिए जरूरी तत्वों में बदलने के लिए रासायनिक प्रक्रिया यानी केमिकल प्रोसेसेस के साथ साथ बैक्टीरिया और अन्य कई प्रकार के अति सूक्ष्म जीवाणुओं की एक बड़ी सेना का इस्तेमाल भी करता है। ये अलग अलग तरह के जीवाणु, जिन्हें हम ह्यूमन माइक्रोबायोम कहते हैं, हमारे अंदर मजदूरों की एक विशाल फौज की तरह पूरे समन्वय के साथ काम करते हुए हमारे पूरे पाचन तंत्र को चुस्त दुरुस्त और चलता हुआ रखते हैं। इसीलिए जब हम पूरे शरीर के पोषण के लिए काम करने वाले इस तंत्र की देखभाल की बात करते हैं, तब हमें इन जीवाणुओं की सेहत का ख्याल भी रखना होता है। इसके लिए जरूरी है कि हम भोजन में ऐसी चीजें खाएं जो फाइबर से भरपूर हो। इनमें सॉल्यूबल फाइबर जैसे सेव, ओट्स और चिया के बीज अच्छे जीवाणुओं को पोषण देते हैं और इनसॉल्यूबल फाइबर्स जैसे अनाज, सब्जियां और रफेज यानी रेशे वाले खाने जो आपके पाचन तंत्र को व्यायाम देने का काम करते हैं। फर्मेंटेड वस्तुएं यानी वो खाने की वस्तुएं जिनमें खमीर या यीस्ट हो, जैसे दही, छाछ, केफिर और किमची, ये सब प्रोबायोटिक पाचन तंत्र के जीवाणुओं को बढ़ावा देते हैं। सौंफ, लहसुन, प्याज और केले जैसे प्रीबायोटिक पदार्थ प्रोबायोटिक्स के फलने फूलने के लायक वातावरण तैयार करते हैं। ये सब पेट की गैस और सीने में जलन पैदा करने वाले एसिड रिफ्लक्स जैसी समस्याओं को भी कम करते हैं। भोजन में विविधता बनाए रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इससे हमारे अंदर खाना पचाने वाले इन बैक्टीरिया और बाकी जीवाणुओं की विविधता भी बढ़ती है, जो कि आपकी अंतड़ियों के स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होता है। और हमेशा की तरह सबसे जरूरी चीज पानी। पानी एक प्रभावकारी सॉल्वेंट है जो पाचक रस बनाने में प्रयोग होता है, जो खाई हुई वस्तुओं को गलाकर और उनसे निकाले गए पोषक तत्वों को घोल के पोषण को सारे शरीर में पहुंचाने के लिए काम आता है। इसके साथ साथ पानी ठोस और तरल रूप में मल, मूत्र और पसीने के जरिए गैर जरूरी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में भी उपयोगी होता है। इन सब जरूरी चीजों के अलावा दूसरी तरफ हमें अपने शरीर में जाने वाली नुकसानदेह चीजें जैसे प्रोसेस्ड चीनी और आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, तले हुए सामान और कार्बोनेटेड यानी सोडा वाले ड्रिंक्स की मात्रा जितना हो सके कम करनी चाहिए। पेट के मामले में हम क्या खाते हैं और क्या नहीं खाते हैं, इनके ही जितना महत्वपूर्ण है खाने पीने से जुड़ी हमारी आदतें, जैसे भोजन को ध्यान से और धीरे धीरे चबाकर खाएं। ऐसा करने से दिमाग को पेट भरने की जानकारी वक्त पर मिल जाती है और आप जरूरत से ज्यादा खाने से अपने आप को रोक सकते हैं। जरूरत से ज्यादा खाना पेट बढ़ने और एसिड रिफ्लक्स यानी एसिडिटी और सीने की जलन का एक मुख्य कारण है। 3 वक्त के खानों के बीच, जैसे सुबह के नाश्ते और लंच या लंच और शाम के खाने के बीच में बार बार कुछ ना खाएं। खाने के तुरंत बाद लेटना या बिल्कुल निष्क्रिय हो जाना ठीक नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ खाने के ठीक बाद बहुत भारी शारीरिक काम या व्यायाम भी नहीं करना चाहिए। नियमित उपवास यानी फास्टिंग भी एक बहुत काम की आदत है। 24 से 48 घंटे के उपवास से शरीर में ऑटोफैगी नाम की एक प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जिसमें शरीर अपने अंदर जमा चर्बी और अलग अलग अंगों में जमा गैर जरूरी पदार्थों को इस्तेमाल करके और सेल रिपेयर करके एक तरह से
रिसाइकिल करता है। ऑटोफैगी की ये प्रक्रिया शरीर का पुनर्नवीनीकरण यानी रजुविनेशन करती है, जो कि शरीर में चर्बी कम करने का, मेटाबॉलिज्म यानी हाजमा दुरुस्त करने का और इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाने का बेहतरीन तरीका है। यहाँ ये समझना जरूरी है कि उपवास के समय उपवास का खाना खाने से उपवास में होने वाली ऑटोफैगी की प्रक्रिया का कोई फायदा नहीं मिलेगा। इसी तरह निर्जल उपवास से भी फायदा नहीं होता है, क्योंकि पर्याप्त मात्रा में पानी पीना फास्टिंग के फायदे पाने के लिए जरूरी है। ध्यान रखें, अगर आप किसी खास शारीरिक अवस्था में हैं, तब आप उपवास अपनी सेहत के मुताबिक और डॉक्टर की सलाह के हिसाब से ही करें। पेट के साथ मुंह की बात करना भी उपयुक्त रहेगा। हालांकि अगर हम तंग नजरिए से देखें, तो हमारा मुंह पाचन तंत्र का सीधा हिस्सा नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारा मुंह ही सारे पोषण का प्रवेश द्वार है, इस लिहाज से यहाँ मुंह की देखभाल और सेहत पर बात करना मौजू होगा। दही और पनीर जैसे कैल्शियम और फॉस्फेट से भरपूर भोजन, कच्ची सब्जियां, फल और हरी सब्जियां दांतों और मसूड़ों के लिए लाभदायक होती है। चाय भी कुछ हद तक मददगार हो सकती है, लेकिन चिपचिपी मिठाइयाँ, चीनी वाली ड्रिंक्स और ऐसे पदार्थ जो मुंह के हानिकारक जीवाणुओं को बढ़ावा देते हैं, उनसे बचना चाहिए। सिगरेट से दूरी बनाएं और कॉफी और अल्कोहल का इस्तेमाल भी सीमित मात्रा में ही करें। खाने के बाद और सोने से पहले हमेशा दांतों को साफ करें। दांत मांजते समय नरम ब्रश से मसूड़ों की मालिश भी करें। मंजन करते समय ब्रश को दाएं बाएं ना करके उसे मसूड़ों से दांतों की तरफ ले जाते हुए मंजन करें। ये तरीका दांतों से खाना निकालने के साथ साथ मसूड़ों को सक्रिय रखता है और मसूड़ों को पीछे हटने से रोकता है। मसूड़ों के पीछे हटने से वृद्धावस्था में दांतों की जड़ें दिखने लगती है। मसूड़ों और दांतों के अंदरूनी हिस्सों पर भी उतना ही ध्यान देने की आवश्यकता है जितना कि बाहरी हिस्सों पर। ब्रश करते वक्त तेजी और ताकत लगाकर दांत साफ करने के बजाय समय और ध्यान लगाकर यानी माइंडफुली ब्रश करना जरूरी है। सिवाय उनके जो हाथों की किसी कमजोरी की वजह से इलेक्ट्रिक ब्रश इस्तेमाल करने को मजबूर हो, बाकी लोगों के लिए आम और मुलायम ब्रश से हाथों से ब्रश करना बेहतर होता है। हाथों से ब्रश करने से आपको जो स्पर्श की प्रतिक्रिया यानी टैक्टाइल फीडबैक मिलता है, वो आपको आपके दांतों की अवस्था और उनमें आ रहे हल्के हल्के बदलावों के प्रति ज्यादा सचेत रखता है। मसूड़ों और दांतों की कसरत के लिए बिना चीनी वाले च्युइंग गम या ऐसी चीजें चबाएं जो दांतों और मसूड़ों को व्यायाम दे। आजकल का नरम और छोटे टुकड़ों में कटा भोजन भी दांतों के टेढ़ेपन और कमजोरी का एक मुख्य कारण है। पुरातात्विक मानव अवशेषों में देखा गया है कि दांतों की ऐसी कई समस्याएं हमारे आदिम पूर्वजों में नहीं थी। चबाने की क्रिया आपके जब और ठोड़ी के आकार को भी प्राकृतिक रूप से मजबूत और आकर्षक बनाती है। दांतों का एनामिल एक बार घिस जाने पर दोबारा प्राकृतिक रूप से कभी नहीं बनता है, इसलिए टूथपेस्ट के इस्तेमाल को सीमित रखें। उसके मुकाबले ध्यानपूर्वक और नरम ब्रश से मुंह की सफाई अधिक कारगर साबित होती है। खास जरूरत पड़ने पर पानी में डाइल्यूट यानी पतला करे गए लौंग के तेल से दांतों और मसूड़ों की मालिश करें। लौंग का तेल कई तरह से फायदे पहुंचाता है। इसमें एंटीसेप्टिक,
और दर्द को कम करने की ताकत है। ये दांतों के बैक्टीरिया को खत्म करता है और एक अस्ट्रिंजेंट होने की वजह से मसूड़ों को कसा हुआ और मजबूत रखता है। नकली दांतों यानी डेंचर्स का इस्तेमाल करने वालों के लिए दांतों और मसूड़ों की मालिश और लौंग तेल जैसे अस्ट्रिंजेंट का इस्तेमाल बहुत जरूरी है, वरना उनके मसूड़े धीरे धीरे मुलायम होने लगते हैं, जिसकी वजह से उन पर नकली दांतों का बैठना मुश्किल होता जाता है। एक और सलाह एक और सलाह जो काम की है वो है कि ब्रश करते समय अपनी जीभ यानी टंग पर भी मुलायमियत के साथ ब्रश से हल्के हल्के मसाज करें। इससे हमारी स्वाद कलिकाएं यानी हमारी टेस्ट बड्स लंबे समय तक सक्रिय और स्वस्थ बनी रहती है। इन सब नुस्खों और सुझावों के अलावा पाचन तंत्र और इससे जुड़े अंगों को सक्रिय बनाए रखने के लिए हमारे व्यायामों के प्रस्तावित वीडियोस भी आपके सहायक होंगे, जिन्हें हम जल्दी ही अपलोड करेंगे। उनमें ऐसे योगासन, क्रियाएं और प्राणायाम शामिल होंगे जो पाचक रसों के उत्सर्जन, दांतों, मसूड़ों और पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंगों को मजबूती देने के लिए डिजाइन किए गए हैं। इसके साथ ही हम इस भाग के अंत में पहुंच गए हैं। अगले भाग में हम त्वचा, बाल, नाखून और आंख के बारे में बात करेंगे। अगर आप पूरा मूल वीडियो एक साथ में देखना चाहते हैं तो उसका लिंक विवरण यानी वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगले भाग में फिर मिलेंगे। तब तक आपको आपके सुजीवनम की शुभकामनाएं।